राजनीति जनमत के निर्माण का उपक्रम है। आप क्या करते हैं इसके आधार पर लोग आपके बारे में, आपके दल के बारे में राय कायम करते हैं और उसी के आधार पर वो चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिसे हमारी भाषा में मतदान कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि एक खास तरह से प्रस्तुत करते हैं। याद करिए, ज़्यादा दिन नहीं बीते, मंत्रोच्चार के बीच जमीन पर दंडवत देश का प्रधानमंत्री, सेंगोल की स्थापना करता प्रधानमंत्री, पुराने राजवंशों की, चोलों की याद करता प्रधानमंत्री, आगे आगे मंत्रों का उच्चारण और उसके बाद एक विस्तृत सभा में संसद के नए भवन का उद्घाटन और भाषण। इसके बरक्स उसी दिन एक और छवि निर्माण चल रही थी, जनमत की बात चल रही थी, जब पहलवान विरोधरत थे। वो अगले दिन भी जारी रहा। हमने बीते दिन ही देखा किस तरह से पहलवान अपने सत्याग्रह को गंगा के घाट तक ले गए। किसी ने कहा राजनीति है, किसी ने कहा आग्रह है, किसी ने कहा गांधी के देश में क्या सत्याग्रह भी नहीं होगा। पर कुल जमा बात जनमत को बनाने और प्रभावित करने की है। और इसी क्रम में आज कांग्रेस के वायनाड से सांसद रहे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की चर्चा हो रही है। किसी देश का कोई पूर्व सांसद कहीं जाकर कुछ बोले तो सुर्खियों की सांख्यिकी और सेंसेक्स में ज़्यादा उछाल नहीं आता, लेकिन व्यक्ति का नाम राहुल गांधी हो, जिसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी के बरक्स प्रिंसिपल चैलेंजर के तौर पर प्रस्तुत कर रही हो, तो फिर सुर्खियों पर निगाहबनी करने वालों का ध्यान चला ही जाता है। और राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर तीखी टिप्पणियों से नहीं बचते हैं, इसलिए भी खबरें बनती हैं। राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा, इस दौरे के कारण, इसके प्रभाव इंडियन डायस्पोरा यानी भारतवंशियों और भारतीयों की वहाँ की राजनीति, वहाँ के समाज में जमावट और उनका महत्व, इन सब पर निरंतर चर्चा चल रही है और इसी पर आज बात करेंगे बड़ी खबर में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी 6 दिन की अमेरिकी यात्रा पर हैं और आज सुबह सुबह वे न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन पर भी चमके। सुबह सुबह इसलिए क्योंकि सैन फ्रांसिस्को और भारत के समय में 12.5 घंटे का फ़र्क है। सैन फ्रांसिस्को, ये आप अमेरिका का नक्शा देखेंगे तो आपको अमेरिका के पश्चिमी तट पर, वेस्ट कोस्ट पर नज़र आएगा। आप जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड, उसके नज़ारे देखते हैं। आप भारत से बड़े पैमाने पर गए आईटी प्रोफेशनल्स को देखते हैं। आप कैलिफोर्निया का जिक्र सुनते हैं। ये सब वेस्ट कोस्ट पर है। कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी यहीं पर हैं। जब ईस्ट कोस्ट की बात की जाएगी तो उसमें न्यूयॉर्क जैसे शहरों का जिक्र आएगा। पर कुल जमा बात यह है कि सैन फ्रांसिस्को और दिल्ली के जो घड़ियों का कांटा है उसमें फ़र्क है 12.5 घंटे का, यानी दिन और रात का अंतर। राहुल गांधी वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के लोगों के साथ बात कर रहे थे और जैसा कि राहुल के पिछले कुछ दौरों में हमें देखने को मिला, एक बार फिर से घरेलू राजनीति पर दिए उनके बयानों पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की वो समझते हैं, फिर प्रतिक्रियाओं की बात करेंगे और फिर इससे संबंधित राजनीति की। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा। राहुल ने कहा कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी इन्हीं में से एक हैं। राहुल ने तंजिया लहजे में कहा कि अगर मोदी भगवान के साथ बैठ जाएं तो भगवान को भी ब्रह्मांड का ज्ञान देने लगें। लीडर्स लाइक गुरु नानक जी, बसवन्ना जी, गांधी जी emphasized was not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen.
I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. दूसरी बात नई संसद से जुड़ी थी। राहुल ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? तीसरा मुद्दा दलित और मुस्लिम। राहुल गांधी से जब मुस्लिम समुदाय के साथ जाति का सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सिर्फ मुस्लिमों के साथ न रखते हुए दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों से भी जोड़ा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, that is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. जाति आधारित जनगणना का भी राहुल गांधी ने समर्थन किया और कहा कि हम सरकार में आए तो भारत को दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। ये भी कहा कि दलितों, आदिवासियों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भारत फेयर प्लेस नहीं है। साथ में यह भी कि भारत नफरत में विश्वास नहीं रखता। आज मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वही 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ होता था। And we've been putting pressure on the BJP to release the caste census, the numbers in the caste census. They are of course not doing it. And we'll continue to apply pressure. And if we come to power, we will do that. But we are committed as the Congress party to make India a fair place. And we understand deeply that India today, in terms of its treatment of Dalits, tribals, poor people, minorities, is not a fair place. राहुल की फेयर प्लेस वाली टिप्पणी पर बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जब भी भारत से बाहर जाते हैं देश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और जिस 80 के दशक का वो जिक्र कर रहे हैं उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी, न कि नरेंद्र मोदी की। जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। शायद वो बाहर जाके बताना चाहते थे कि इनके समय दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलते हैं। इनके समय लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इनके समय हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था, ये पश्चिमी संस्कृति की ओर देखते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। कांग्रेस ने मुसलमानों को च्युइंगम की तरह यूज किया। बार बार जो ये सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करते हैं,
दुनिया में जा करके पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि पहले भी करते थे कि भारत में बहुत इंटॉलरेंस है, भारत में अल्पसंख्यक बहुत असुरक्षित है। क्योंकि इनको जो है, इन्होंने, इनके समय में क्या हुआ था, मुसलमानों को विशेष तौर से इन्होंने च्युइंगम की तरह यूज किया, च्युइंगम की तरह चूसा, चबाया और चलता बनाया। विदेशी धरती पर भारत के अपमान के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से जवाब भी आया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी के एक बयान का जिक्र करते हुए पलटकर उन पर ही देश के अपमान का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे भाई, जो बार बार जा रहे थे, हर बार बाहर जाके यही नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे थे कि एक समय में शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहना। वो किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने तो कहा था ना, या किसी और ने कहा था? वो ठीक है, वो वीडियो नहीं वायरल हो रहा होगा, लेकिन वो आप लोग दिखाइए उसको। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय होना एक तरीके से लोगों के लिए गर्व की बात नहीं थी। तो इस देश को, देश की सीमाओं के बाहर इस तरह की शार्प क्रिटिसिज्म तो किसी ने नहीं की ना आज तक। राहुल के बयान ने और कुछ किया क्या? भाजपा नेताओं और असदुद्दीन ओवैसी को एक सुर में ला दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल पर निशाना साधा और कहा कि वो राजस्थान का जिक्र नहीं करते जहां नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई। ओवैसी ने 84 के सिख विरोधी दंगों और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी, तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए। राहुल गांधी के महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में भी लोगों की दिलचस्पी हुई। कहा कि कांग्रेस समर्थन में है, पिछली सरकार में यूपीए की कुछ सहयोगी दल तैयार नहीं थे जिसके चलते ये पास नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। लंबे समय से विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र को घेरते आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि अब राजनीति के सामान्य टूल मसलन जनसभा, रैली आदि काम नहीं कर रहे। जिन संसाधनों की जरूरत है वो बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में है। एक तरीके से उन्होंने ये साफ करने की कोशिश की भारत में विपक्षी नेताओं पर होने वाली कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ये तो हुई राहुल गांधी के संबोधन की मुख्य बातें और उस पर आई प्रतिक्रियाएं। लेकिन इस संबोधन में एक और सुर्खी बनी। कार्यक्रम स्थल पर खालिस्तान समर्थकों की नारेबाजी। जिस समय राहुल गांधी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उसी समय कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडे लहराए और इंदिरा गांधी, कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। खालिस्तान का नारा भी दिया। अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये संगठन भारत में प्रतिबंधित है। इसके प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू ने घटना के बाद कथित तौर पर एक ऑडियो जारी कर कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में जहां जहां जाएंगे खालिस्तान समर्थक वहां खड़े होंगे। राहुल के बाद अगला नंबर 22 जून को मोदी का है, ये भी कहा गया। खालिस्तान समर्थकों की नारेबाजी का राहुल गांधी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बार बार दोहराते रहे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हालांकि राहुल के कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थकों की नारेबाजी का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि 1984 में नफरत की ऐसी आग लगाई थी जो अब तक नहीं बुझी। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत का हम जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और वॉशिंगटन डीसी में सेनेटर्स और जो प्रमुख थिंक टैंक है उनके साथ भी बैठक करेंगे। उनकी 6 दिन की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक सभा के साथ खत्म होगी। राहुल ने क्या कहा और उस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई, ये भारत की घरेलू राजनीति का विषय है। लेकिन इन दिनों घरेलू राजनीति सिर्फ घर में रह रहे लोगों के भरोसे नहीं चलती। तभी तो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों नियमित रूप से विदेश में रह रहे भारतवंशियों को एंगेज करते हैं। भारतवंशी यानी भारतीय मूल के वो लोग जिन्होंने अलग अलग कारणों से अपना घोंसला कहीं और बना लिया। अंग्रेजी में से कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। अब तक डायस्पोरा की छवि बहुत सिंपल रही, क्लीशे सी धारणा रही कि प्रवासी भारतीय दुनिया में भारत के अनौपचारिक राजदूत हैं। वे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका प्रसार करते हैं। पर अब धारणा बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रियों का मानना है कि डायस्पोरा के अंदर भारतीय समाज की सारी खामियां भी हैं जो विलायत में उनके जीवन में झलक जाती हैं, मसलन जाति। तभी तो कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत पड़ी। डायस्पोरा के उन गुणों पर बात करें जिसके चलते वो सरकार ही नहीं राजनीतिक दलों के लिए भी एक आकर्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाते हैं।
दिल्ली के एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो और अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर सी राजा मोहन, उन्होंने आज एक लंबा लेख लिखा भारतवंशियों और उनके प्रभाव पर। 6 बिंदु हैं जो आपको समझने चाहिए। भारतीय डायस्पोरा दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। अनुमान है कि ये संख्या लगभग 3.5 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें विदेशों में पढ़ने, रहने और काम करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ वो लोग भी हैं जो भारतीय मूल के हों और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। यूएन के मुताबिक भारत का डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है और इसके मायने क्या हैं कि भारतीयों की मांग बढ़ रही है और बढ़ेगी। मोदी सरकार भी ऐसी नीतियों को बढ़ावा दे रही जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को बढ़ाए, यानी आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक छाप और गहरी होगी। भारतवंशी समृद्ध हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीकों से योगदान देते हैं, भारत में बनी चीज़ें खरीदने से लेकर भारतीय कंटेंट कंज्यूम करने तक। तीसरा ये कि भारतीय अब दूसरे देशों की राजनीति में भी खूब सक्रिय हैं, खासतौर पर अंग्रेजी भाषी समाज में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका के उपराष्ट्रपति, दोनों के तार भारत से जुड़े हैं कुछ पीढ़ियों पहले के। यूएस, यूके के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी भारतीय ऊंचे पदों पर काबिज हैं और ये मौजूदगी आने वाले समय में बढ़ेगी। चौथा पॉइंट एक बढ़ोतरी की ओर संकेत करता है। भारत के अंदर की राजनीति में भारतवंशियों का दखल बढ़ा है। पीछे कुछ दशकों में डायस्पोरा अपनी बैकसीट से पहली पंक्ति में आने की जुगत करता दिखा। डायस्पोरा के नेता भारत के मुद्दों पर बोलते सुनाई देते हैं। वो प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और अपने स्थानीय नेताओं और अफसरों को उनकी शिकायतें दिल्ली पहुंचाने के लिए कहते हैं। पांचवा पॉइंट चौथे से जुड़ा है। चूंकि भारतवंशी वहां की राजनीति में सक्रिय हुए तो इससे वहां की राजनीति पर भी असर पड़ना शुरू हुआ और वो वहां की लोकल पॉलिसी तय करने में अपने हित के अनुसार मत रखने लगे। लेकिन इससे भारत की नीयत पर संदेह भी पैदा हो सकता है। ऐसे ही सवाल चीन पर भी खड़े हुए थे। चीन भी यूरोप की राजनीति में अच्छा दमखम रखता है और कई मौक़ों पर उस पर यह आरोप लगे कि वो लोकल राजनीति में अपना एजेंडा ठेल रहा है। छठी बात यह है कि कहानी केवल भारतीय डायस्पोरा की नहीं है, बात उपमहाद्वीप की भी है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की संख्या को जोड़ लिया जाए तो साउथ एशियन डायस्पोरा की संख्या 4.5 करोड़ के आसपास है। ऐसा लग सकता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पिक्चर अलग है। हमने राजनीतिक गुटबाजी देखी है, राजनीति में बहुत फ़र्क देखा है। सबका साथ के नैरेटिव के सामने धार्मिक, जाति और जातिगत गुटबाजी हुई है जो उन देशों को परेशान करती है। मसलन हाल के दिनों में लंदन में आपने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच टकराव देखा। ये भारतवंशी और पाकिस्तान वंशी हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन अपने अपने देशों के इनके आग्रह हैं और है स्थानीय राजनीति। इसी स्थानीय राजनीति के तहत हमने कितनी ही दफ़ा कनाडा और ब्रिटेन के सांसदों को पंजाब, जो कि भारत का आंतरिक मसला है, उस पर तीखी और नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन से इतर टिप्पणियां करते हुए भी देखा है, जिस पर बाद में वहाँ की सरकारों ने सफाई दी। हमने सी राजा मोहन के लेख की कुछ प्रमुख बातें आपको बताई। बीते शुक्रवार 27 मई के ललन टॉप शो में भी आपको ऐसे भारतीयों के उदाहरण बताए थे जिनका दुनिया में रसूख है। अब डायस्पोरा का महत्व आप समझ गए तो इस मसले को कुछ और कुरेदते हैं कि भारतवंशियों का विदेशी धरती की राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कितना है। इंडियन डायस्पोरा का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड में, उनकी इकोनॉमी में, उनकी राजनीति में और भी महत्वपूर्ण चीज बिजनेस में, तो इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ऊपर है, बहुत ही आगे है। मुझे यूरोप का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, यूके का एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यूके में सबसे बड़े बिजनेसमैन जो हैं यूनाइटेड किंगडम में, वो भी भारतीय मूल के हैं। यूके में बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारतीय मूल के लोगों ने स्टार्ट की हैं। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के हैं, एक अगर पीछे से उनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा बहुत ही प्रोडक्टिव है, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है और इसीलिए इंडियन डायस्पोरा की इज्जत भी है बहुत ज्यादा। इंडियन डायस्पोरा को एक अच्छी नजर से देखा जाता है बाहर के देशों में। और अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर इतना, इंडियन डायस्पोरा इतना प्रेवलेंट है, चाहे किसी भी देश में चले जाएं। और राजनीति में भी हम बहुत उभर के आए हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूके हो, इवन यूरोप में जो छोटे छोटे देश हैं लाइक ईस्टर्न यूरोप के, वहां भी भारतीय मूल के जो राजनेता हैं वो उभर के आ रहे हैं। और जैसे एक शहर है जर्मनी में बॉन, वहाँ के जो मेयर थे, वो मैं उनसे मिला था, वो भारतीय मूल के थे। तो काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और बिजनेस कम्युनिटी देखा जाए, इवन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ सिएरा लियोन अफ्रीका का, वहां पर भी मैं एक मिशन में गया हुआ था, तो वहां पर मैंने देखा था जो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो इंडियंस ही उसमें इन्वॉल्व थे और वो उस देश की इकोनॉमी में बहुत योगदान दे रहे थे और एक बहुत ही प्रोडक्टिव अपना रोल अदा कर रहे थे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की तस्वीरें, वीडियो आपने देखी थी। क्वाड की बैठक नहीं हुई, लेकिन मोदी ने सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। भारत में चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने
प्रधानमंत्री को बॉस बता दिया। ये सब छवियों का, ऑप्टिक्स का खेल है। संकेत ये कि प्रधानमंत्री मोदी विलायती जमीन पर बहुत लोकप्रिय हैं। इसलिए जरूरी है कि ये समझा जाए कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस एक नए मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देना चाहते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो कोशिश तो यही है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले कांग्रेस जो ओवरसीज कांग्रेस है उसका इतना एक्टिव काम नहीं था, और जब से प्रधानमंत्री जी बाहर जाने लगे हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो कांग्रेस चाहती है कि बाहर भी बीजेपी को टक्कर दी जाए और बाहर भी अपना दबदबा बनाया जाए। हालांकि हमें देखना होगा कि कितने जो स्केल है वो कितना डिफर करता है। अभी राहुल गांधी जी भी अमेरिका आए हुए हैं, उनके कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में जो लोग आते हैं वो उसमें नंबर में बहुत बड़ी कमी है। और नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कंपटीशन दोनों के बीच में है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से जो कंपटीशन इसमें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इनका एक डिपार्टमेंट है जिसको ओवरसीज कांग्रेस कहते हैं। उसके साथ ही एक उसको काफी हद तक हेड करते हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा बहुत नजदीकी माने जाते हैं गांधी फैमिली के, और ये सब मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कहाँ किस यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन होगा, कहाँ स्टूडेंट से बातचीत होगी। और आप देखेंगे कि पिछले की जितनी भी विजिट है राहुल गांधी की विदेश की, और जो इस बार हो रही है, उसमें एक फर्क है। इससे पहले सिर्फ स्टूडेंट से बातचीत होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटरेक्शंस होते थे, कोई कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 4 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पहली बार करने जा रही है, जिसमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या, यानी एक जिस तरीके की बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री करते हैं, जो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में किया था कि जहां 25,000 लोगों को संबोधित किया, उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन पहली बार कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो एक ठीक ठाक लोगों के समूह को, जिसमें 5, 7, 10,000 लोग हो सकते हैं, ऐसे मेरा अनुमान है, उनको एड्रेस करेंगे। तो ये एक मैंने बदलाव देखा है पिछले कुछ विजिट में और इस बार में। एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल और नरेंद्र मोदी दोनों नेता डायस्पोरा आउटरीच के मामले में एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस दौड़ में फिलहाल बहुत आगे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें सुनने दोनों तरह के लोग आते हैं, वो जो उन्हें सुनना चाहते हैं और वो भी जो एक ठेठ भारतीय कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं जिसमें पीएम आएंगे। एक बात और गौर करने लायक है, नरेंद्र मोदी जिन लोगों से मिलते हैं उन्हें आप किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। उनके कार्यक्रमों में हर तरह के लोग आते हैं, आम भारतवंशी, सब मध्य देश में फ्रेंड्स और बीजेपी की इकाइयों के सदस्य और कुछ स्थानीय भी। जबकि जैसे कार्यक्रमों में हमने राहुल को अब तक बोलते सुना, वो प्रायः यूनिवर्सिटीज़ या थिंक टैंक होते हैं। यहाँ आने वाले भारतवंशी कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों को अमूमन एक्सपर्ट एक खांचे में रखते हैं, पढ़े लिखे एकेडमिक्स से जुड़े लोग। इससे आपको दोनों नेताओं की टारगेट ऑडियंस का अभी का एक अनुमान भी मिल सकता है, और संभवतः इसी अंतर को पाटने के लिए राहुल की इस बार की यात्रा का अंत एक सार्वजनिक सभा से होगा, ताकि इस पॉपुलर परसेप्शन को बदला जा सके। आप किसी ब्रांड को सीमित रखेंगे तो सीमित रहेगा, आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उसकी रीच बढ़ेगी। बीजेपी ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रचार प्रसार के लिए काम किया, अलग अलग तरह के समूहों के बीच उतरने का प्रयास किया, और इसीलिए उनके जो कार्यक्रम होते हैं विदेशों में वो आपको इतने आयोजित नज़र आते हैं। एक तरफ उनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, दूसरी तरफ भारतीयता की छवि को भुनाने के लिए एक समुचित प्रबंधित मशीन भी। और कांग्रेस पार्टी, जिसके पास दशकों का कल्चरल कैपिटल था, जिसे उसने क्रमशः खोया, अब वो वापस से उसे हासिल करने के प्रयास में दिख रही है। इन सब की शुरुआत राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुई थी। उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के महत्व को समझा था और भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या पोजीशनिंग होगी और उसमें ये भारतवंशी कैसे मदद कर सकते हैं, इस चीज़ को रेखांकित किया था। पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी ये क्रम आगे बढ़ा था, लेकिन इसे विशिष्टता मिली थी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, जब प्रवासी भारतीय दिवस शुरू हुआ और भारतवंशियों को रियायतें मिलनी शुरू हुई। यूपीए के दौर में भी ये जारी रहा, लेकिन कांग्रेस ने उतने उत्साह के साथ इन प्रवासी भारतीयों को अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ नहीं जोड़ा। पर अब कांग्रेस इस ओर प्रयास करती दिख रही है। इसी क्रम में आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज के दौरे पर गए थे 28 फरवरी 2023 को, और उस संबोधन में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे राजनीतिक हमले किए थे और उन पर बुनियादी ढांचे को देश के बर्बाद करने का आरोप लगाया था। अगर आप वो बाइट भूल गए हैं तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right?
Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. Right? I don't agree with him. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about 3 policies that you agree with, I think misses the point. ऐसे तमाम बयानों को लेकर कांग्रेस का पक्ष यही रहा कि राहुल ने ना गलती की, ना वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की दुनिया में कई लोग इसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि गोया केंद्र सरकार की आलोचना करना देश का आंतरिक मामला है जिसे बाहर के मंचों पर नहीं किया जाना चाहिए। इस पर डिबेट ओपन है, पर एक सवाल है जो छूट रहा है कि क्या देश के किसी भी नेता को विदेशी दौरों पर देश की राजनीति को लेकर क्रिटिकल होना चाहिए। और उससे भी पहले सवाल ये है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके इन दौरों को ऑर्गेनाइज कौन करता है। दौरे के ऑर्गेनाइजेशन पर आप कांग्रेस बीट के एक रिपोर्टर की बात सुनिए, फिर आगे की बात। देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस एक ऐसा विभाग है कांग्रेस का जो हर देश में जिसके अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, सचिव, महासचिव, तमाम जो जिस तरीके से कांग्रेस हिंदुस्तान में आप देखते हैं, ऐसे ही ओवरसीज कांग्रेस हर विदेश में भी उसको ऐसे ही संगठन के रूप में हर जगह स्थापित किया गया है। तो एक तो उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर देश के जो अध्यक्ष होते हैं वो समय समय पर राहुल गांधी के दफ्तर को कार्यक्रम बना के भेजते हैं। उसमें सैम पित्रोदा भी हैं, वो भी कार्यक्रम बना के भेजते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 6 महीने में 10 कार्यक्रम आए, उसमें से 1 या 2 को अप्रूवल मिलती है, जिसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब उसमें ओवरसीज कांग्रेस के लोग तो होते ही हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता भी होते हैं जिनके विदेशों में संबंध हैं, जो विदेश मंत्री रहे या जिनकी पढ़ाई विदेश में हुई, जिनके संबंध अच्छे हैं भारतीय मूल के लोगों में जो विदेश में रहते हैं, तो उनका भी योगदान उसमें लिया जाता है। तो ओवरसीज कांग्रेस के साथ साथ सैम पित्रोदा की अपनी एक टीम और कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो लोग जिनकी पकड़ विदेशी धरती पर है, उन सब के सहयोग से, यानी किसी एक व्यक्ति का इसमें सहयोग नहीं होता, एक ग्रुप है जो सब लोग मिलकर काम करते हैं। उसके बाद वो कार्यक्रम जाता है राहुल गांधी के पास, फिर उस पे आखिर मोहर लगती है, बताते हैं कि ठीक है हम ये कार्यक्रम करेंगे। अब देखिए इस बारी में क्या हुआ है कि न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में और सैन फ्रांसिस्को में इन 3 जगह पे कार्यक्रम बनाए गए हैं और इन तीनों कार्यक्रमों को क्लब कर दिया गया है कि 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया होगा। तो जब ये कार्यक्रम दिए गए कि इसकी रूपरेखा ऐसे है, हम यहाँ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, यहाँ आप एड्रेस करेंगे, यहाँ आप पब्लिक को एड्रेस करेंगे, यहाँ आप भारतीय मूल के लोगों को एड्रेस करोगे, तो ये पूरी रूपरेखा दी जाती है। फिर उसको लेके इनका ऑफिस पूरी तैयारी करता है कि किस किस कार्यक्रम को अप्रूव किया है, कहाँ पे कौन संभालेगा, कौन रिसीव करेगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठेगा, कौन स्टेज मैनेज करेगा। तो ये सब कुछ करते वहां के लोग हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो पावर है राहुल गांधी के दफ्तर के पास होती है। वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, इस कार्यक्रम को हमारी हरी झंडी है और इसको नहीं है। हमने आपसे आलोचना की बात कही। प्रचलित नोशन है कि भारत की आलोचना भारत के भीतर करें। महाभारत का उदाहरण दिया जाता है, कौरवों और पांडवों का झगड़ा था, लेकिन जब गंधर्वों ने कौरवों की स्त्रियों का हरण किया तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को समझाया कि हमारे आपसी झगड़े हो सकते हैं, लेकिन बाहरियों के लिए हम एक हैं। संस्कृत में एक मशहूर वाक्य है इस प्रसंग का, वयम पंचाधिशतकम, यानी बाहरियों के लिए हम 105 हैं। ये एक धारणा है। कई लोगों ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए आलोचना को लेकर सत्ताधीश इतने इनसिक्योर होते हैं। पर कई लोगों ने इसके एवज में अमेरिका का एक उदाहरण दिया, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, जहां पर एक मशहूर पंक्ति है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मस्ट एंड एट द वाटर्स एज। मतलब जहां तक आपकी पानी की सीमा है वहीं तक आप अपने विवादों का जिक्र करिए, बाहर जाकर एका दिखाइए।
लोकतंत्र है ये एक लगातार विकसित होती और लगातार जटिल होती अवधारणा और प्रक्रिया है, और ये लोकतंत्र हमारे और आपके नाम पर चलता है। तो आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के इस बनाम, इस मुठभेड़, इन आरोपों और प्रत्यारोपों को कैसे देखते हैं? आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।